हेलो फ्रेंड्स, सोयल अकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यहां से जानेंगे डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के संस्कृत शिक्षण के अति लघुत्तरी प्रश्नों को। दोस्तों, ये 2015 से लेकर 2023 तक के जो भी एग्ज़ाम हुए हैं डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के, उसमें आए हुए क्वेश्चन हैं। और दोस्तों, इसके अलावा जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उनको इसमें शामिल किया गया है। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों, यहाँ से जो भी बताए जा रहे हैं प्रश्न, वो आपको ज़रूर पसंद आएंगे। तो दोस्तों, जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल सोयल अकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों, शुरू करेंगे आज की इस वीडियो को और जानेंगे कि आज के हमारे अति लघुत्तरी प्रश्न कौन कौन से होने वाले हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न आता है कि किन्हीं 3 वृक्षों के नाम संस्कृत में लिखिए। यानी 3 वृक्षों के नाम आपको संस्कृत में लिखना है। जैसे यहाँ पे नारियल, तो नारियल को संस्कृत में क्या लिखना है? नारिकेला। तो आपको इस तरीके से संस्कृत में लिखना है, सिर्फ यहाँ पे नारिकेला। ठीक है। उसके बाद नीम, तो नीम का जो है संस्कृत में आता है निम्न कहते हैं यहाँ पे। आम को कहते हैं आम्र यहाँ पे। ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से संस्कृत में नाम आ गए यहाँ पे वृक्ष के। ठीक है। तो आपको इसी तरीके से लिखना है। ठीक। उसके बाद दोस्तों, अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पर आता है कि किन्हीं 2 वस्त्रों के नाम संस्कृत में लिखिए। यानी वस्त्रों के नाम आपको किस भाषा में लिखना है? संस्कृत में लिखना है। ठीक है। तो यहाँ पे जो अंगोछा होता है उसको अंगरक्षम कहते हैं। उसके बाद जो दुपट्टा होता है उसको उत्तरीयम कहते हैं। ठीक। तो दोस्तों, आप कोई भी वस्त्रों के नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। जो भी आपसे पूछा जाए, जो आपको तैयार हो, आप उनको लिख सकते हैं। उसमें कोई ये नहीं कि जो मैं बता रहा हूँ आप उन्हीं को लिखिए। ठीक है। तो आप जो अच्छे से ये तैयार कर लीजिए, जो आपको खुद से तैयार हो आप उनको भी आप लिख सकते हैं वहाँ पर। ठीक। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर कुछ और प्रश्न आता है कि कर्कलाशा, चिरतोष्ट्रा, सलभा शब्दों का हिंदी अर्थ लिखिए। यहाँ पर दोस्तों, ये संस्कृत के कर्कलाशा लिखा है, त्रिचोष्ठा लिखा है और शलभा लिखा है। ठीक है। बता रहा है कि यहाँ पर इनके अर्थ हिंदी में लिखना है। तो कर्कलाशा को हिंदी में क्या कहते हैं? उसको गिरगिट कहते हैं। चिरतोष्ठा को कहते हैं यहाँ पे जिराफ, और उसके बाद शलभा को कहते हैं यहाँ पे टिड्डा। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसी तरीके से आपका क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर बनता है। ठीक। यहाँ पे अगला क्वेश्चन आता है कि किन्हीं 3 सब्जियों के नाम संस्कृत में लिखिए। ठीक है। यानी कोई 3 सब्जियों के नाम आपको संस्कृत में लिखना है। जैसे यहाँ पे मशरूम हो गया, तो मशरूम को क्या कहते हैं? मशरूम को कहते हैं दोस्तों छत्राकम। ठीक है। यानी मशरूम को संस्कृत में क्या कहेंगे? छत्राकम। लोबिया को कहते हैं वनमुगद। उसके बाद बैंगन को कहते हैं बुंताकम और भंटाकी। तो देखिए दोस्तों, आप इस तरीके से याद करते हैं। मशरूम कैसा होता है? छत्रनुमा इस तरीके से होता है, नहीं होता इस तरीके से, तो छत्रकम हो गया। लोबिया वनमुगद। ठीक। उसके बाद बैंगन, बैंगन क्या बनता है? भरता बनता है, तो भुनता इस तरीके से आप याद कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है। बैंगन, भुनता, भरता, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं इसको। ठीक। उसके बाद दोस्तों, अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पर आता है कि नकुलह, कीरह, अरवन, लूता, असंदिका शब्दों में से किन्हीं 3 शब्दों का अर्थ लिखिए। यानी 3 शब्दों के अर्थ यहाँ पर आपको बताने हैं हिंदी में। तो नकुला को कहते हैं यहाँ पे नेवला, कीरा को कहते हैं तोता, अरवन को कहते हैं दोस्तों घोड़ा, लूता को कहते हैं मकड़ी, असंदिका को कहते हैं कुर्सी। ठीक। तो यहाँ पर ये संस्कृत नाम है और यहाँ पर ये इनके हिंदी नाम है। तो आप इसको इस तरीके से दोस्तों याद कर लीजिएगा। ठीक है। क्योंकि आपका दोस्तों अब एग्जाम में टाइम बहुत ही कम बचा है। ठीक। तो आप युद्ध स्तर पर तैयारी करिए। अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित का हिंदी में नाम लिखिए। तो यहाँ पर हिंदी में आपको नाम लिखना है। माशा हो गया, गोधूम हो गया, चड़का हो गया, टड्डुल हो गया, अन्नम हो गया। ठीक। तो यहाँ पे माशा को क्या कहते हैं? उड़द कहते हैं। ठीक है। कुछ लोग उड़द को क्या कहते हैं? मांस की दाल कहते हैं, नहीं कहते हैं। गोधूम को गेहूँ कहते हैं। चड़का को कहते हैं चना यहाँ पे। टड्डुल को कहते हैं चावल। अन्नम को कहते हैं यहाँ पे अनाज। ठीक। तो दोस्तों, बहुत आसान है, बस खाली इसको आपको समझना है, थोड़ा सा आप अच्छे से इसको तैयार कर लीजिए। फिर यहाँ पर आ रहा है निम्नलिखित शाक और सब्जियाँ, यानी शाक सब्जी एक ही होती है, उनके नाम संस्कृत में आपको लिखना है। अरबी को संस्कृत में क्या कहते हैं? आलू हो गया, ककड़ी हो गया, कटहल हो गया, कद्दू हो गया, करेला हो गया और गोभी यहाँ पे। ठीक है। तो यहाँ पे अरबी यानी घुइयाँ जो होती है उसको क्या कहते हैं? रसिकालू, आलू की कहते हैं। ककड़ी को क्या कहते हैं? करकटी और चटर भी यहाँ पर कहते हैं। कटहल को कहते हैं पंसा, कद्दू का कहते हैं कुष्मांड, करेला को कहते हैं कारवेलम और गोभी को कहते हैं गोज्यूहा। ठीक है। तो दोस्तों, देखिए किस तरीके से यहाँ पर सब्जियों के नाम आ रहे हैं, साग सब्जियों के नाम आ रहे हैं, आप इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगला आ रहा है यहाँ पे पक्षियों के नाम संस्कृत में लिखिए। यहाँ पे कोयल दिया है, कबूतर दिया है, गौरैया दिया है, तोता दिया और हंस दिया है। यानी इनके नाम आपको क्या करना है? संस्कृत भाषा में लिखना है यहाँ पे। तो कोयल हो गया, कोयल को संस्कृत में क्या कहते हैं? पीका कहते हैं। कबूतर को कहते हैं कपोता,
गौरैया को कहते हैं चटका, तोता को कहते हैं शुका और हंस को कहते हैं यहाँ पे मराला। ठीक, तो देखिए दोस्तों इस तरीके से ये नाम भी आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आता है शरीर के 2 अंगों के नाम संस्कृत में लिखना है आपको। तो अंगूठा का हो जाएगा अंगुष्ठ, गाल का हो जाएगा कपोला। ठीक है, उसके अलावा और भी दोस्तों नाम होते हैं, आप इनको भी याद कर लेंगे। उम्मीद करेंगे दोस्तों आप अच्छे से इनको तैयार कर रहे होंगे। निम्नलिखित का हिंदी रूपांतरण कीजिए, यानी इनका हिंदी में आपको बताना है। शर्करा को हिंदी में क्या कहते हैं, पाटल को हिंदी में क्या कहते हैं, तुला को, धूमा को हिंदी में क्या कहते हैं। तो शर्करा हो जाएगी शकर यहाँ पे हिंदी में, ठीक है ना। पाटल हो जाएगा गुलाब, यानी गुलाब को पाटल कहते हैं। तुला हो जाएगा तराजू, यानी तराजू को संस्कृत में क्या कहेंगे, तुला कहेंगे। और धूमा को हिंदी में क्या कहेंगे, धुआं कहेंगे। अब देखिए यहाँ पर इस तरीके से पूछ सकता है कि शकर को संस्कृत में क्या कहते हैं, शर्करा। गुलाब को संस्कृत में क्या कहते हैं, तो पांटाल हो जाएगा। ठीक, तराजू को संस्कृत में क्या कहते हैं, तुला हो जाएगा। और धुआं को संस्कृत में क्या कहते हैं, तो हो जाएगा धुआं यहाँ पे। ठीक, तो देखिए किसी तरीके से दोस्तों वो क्वेश्चन पूछ सकता है, तो कोशिश करिएगा दोस्तों यहाँ से आपका 1 नंबर का क्वेश्चन जो आएगा वो गलत ना हो। ठीक, उसके बाद दोस्तों अगला फिर यहाँ पर आता है कि शारिका और सस्का शब्दों का हिंदी अर्थ लिखिए। ठीक है, यानी शरीका को हिंदी में क्या कहते हैं, शारिका को हिंदी में क्या कहते हैं, शशका को हिंदी में क्या कहते हैं। तो शारिका को कहते हैं मैना और शशका को कहते हैं खरगोश। ठीक, उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित शब्दों के अर्थ हिंदी में आपको लिखना है। तो अश्रु हो जाएगा, अश्रु को हिंदी में आंसू कहते हैं। पितृत्व कहते हैं चाचा को, पितामह कहते हैं दादा को, और समाचार पत्रम कहते हैं जो समाचार पत्र यानी जो न्यूज़पेपर होता है, ठीक है ना, उसको कहते हैं समाचार पत्रम संस्कृत में। ठीक, उसके बाद दोस्तों फिर यहाँ पर आता है कि कुछ पशु पक्षियों के नाम संस्कृत में आपको लिखना है, जैसे कि गधा हो गया, तोता हो गया, मछली हो गया और बकरी हो गया। तो यहाँ पे गधा को संस्कृत में क्या कहेंगे, गंधर्व कहेंगे। तोता को क्या कहेंगे, शुका कहेंगे। मछली को यहाँ पे मत्स्य कहते हैं और बकरी को यहाँ पे अजा कहते हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आसपास की वस्तुओं और पक्षियों के नाम संस्कृत में लिखिए। 2 चीज़ें पूछ रहा है, पास पड़ोस की वस्तुओं को और पक्षियों के नाम संस्कृत में पूछ रहा है। ठीक, तो यहाँ पे शारिका हो गया, उल्लुका हो गया, करपट हो गया, लेखाधारा यहाँ पर हो गया। ठीक, उसके बाद यहाँ पर पूछ रहा है किन्हीं 3 वाहनों के नाम संस्कृत में लिखिए। तो वाहन हो जाएगा जलयानम, द्विचक्रिका और त्रिचक्रिका यहाँ पे। ठीक है, तो ये संस्कृत में जो वाहन होते हैं उनके नाम यहाँ पर हो गए। ठीक, फिर उसके बाद यहाँ पर पूछ रहा है कि 2 पुष्पों के नाम संस्कृत में लिखिए। तो संस्कृत में 2 पुष्पों के नाम आप लिख लीजिए, पाटल और पंकज। पाटल कहते हैं गुलाब को और पंकज कहते हैं दोस्तों कमल को यहाँ पे। ठीक है, शर्पण और आपड़ा शब्द का हिंदी अर्थ लिखिए। तो सरसप का यहाँ पर अर्थ हो जाएगा सरसों और आपड़ा का यहाँ पर अर्थ हो जाएगा दोस्तों बाजरा यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पर फिर आता है कि संज्ञा किसे कहते हैं। ये तो सबको याद ही होगा, संज्ञा किसे कहते हैं। तो किसी व्यक्ति, स्थान, प्राणी या भाव का बोध जिससे होता है उसे संज्ञा कहते हैं। ठीक, नहीं याद हो याद कर लीजिए, जैसे राम हो गया, कानपुर हो गया, मेज हो गया, गाय हो गया। देखिए क्या कह रहा है, किसी भी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी स्थान हो, कोई भी प्राणी हो या कोई भी भाव हो, उसको क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। जो भी नाम होता है वो क्या होता है, वो संज्ञा होती है। ठीक, एग्जाम्पल यहाँ पर आप जो भी चाहे वो एग्जाम्पल लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अगला फिर क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि केला को संस्कृत में क्या कहते हैं। तो केला को संस्कृत में कहते हैं कदली फलम। अगला दोस्तों फिर यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। ठीक है, तो जिन शब्दों से एक ही वस्तु, व्यक्ति या स्थान आदि का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे श्यामा, कृष्णा, कानपुर इत्यादि। ठीक, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों व्यक्तिवाचक संज्ञा को, यानी इसमें क्या होगा, एक ही वस्तु, व्यक्ति और एक ही स्थान का दोस्तों बोध यहाँ पर होगा। ठीक, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आता है कि भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो जिन शब्दों से किसी वस्तु के गुण और दशा आदि का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे सुंदरता हो गई, कठोरता हो गई, कोमलता हो गई। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये भाववाचक संज्ञा होती हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगला फिर यहाँ पर आता है कि जातिवाचक संज्ञा से आप क्या समझते हैं। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा, तो जिन शब्दों से एक ही जाति की अनेक वस्तुओं का बोध होता है वह जातिवाचक संज्ञा होती है, जैसे पिता, सिंह इत्यादि। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अगला फिर यहाँ पर आता है कि लिंग किसे कहते हैं, या लिंग से आपका क्या तात्पर्य है। तो संज्ञा के जिस रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के स्त्री, पुरुष अथवा नपुंसक होने का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं, यानी जो पहचान होती है उसको क्या कहते हैं, उसको लिंग कहते हैं यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पर आता है कि संस्कृत भाषा में लिंग कितने प्रकार के होते हैं, अथवा लिंग के 3 प्रकार बताइए। तो यहाँ पर आता है सबसे पहले लिंग होते हैं 3 प्रकार के संस्कृत में। एक होता है पुल्लिंग जिसमें पुरुष जाति का बोध होता है, उसके बाद स्त्रीलिंग यानी जिसमें स्त्री जाति का बोध होता है, उसके बाद होता है नपुंसक लिंग यानी जो निर्जीव वस्तुएं होती हैं उनको नपुंसक लिंग में शामिल किया जाता है। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। वे शब्द जो किसी समूह या समुदाय का बोध कराते हैं उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, समूहवाचक संज्ञा जानते हो, जैसे कि हो जाएगी भीड़ बहुत सी। ठीक है, आर्मी हो गई, यहाँ पे पुलिस हो गई, ठीक है, टीम हो गई। तो ये सब क्या है,
कक्षा हो गई। तो ये सब क्या है, ये है समूहवाचक संज्ञा। देखिए समूह में होते नहीं होते हैं यहाँ पे, तो वे शब्द जो किसी समूह या समुदाय का बोध कराते हैं उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, ध्यान रखिएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अगला क्वेश्चन फिर पूछ रहा है कि समूहवाचक संज्ञा के 4 उदाहरण बताइए। तो 4 उदाहरण यहाँ पर हो जाएंगे, भीड़ हो जाएगा, जुलूस हो जाएगा, सेना हो जाएगी और खेल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे, ये समूहवाचक संज्ञा हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पर आता है, सा विप्राया धेनु ददाति, वह ब्राह्मण को गाय देता है, में कौन सी विभक्ति तथा कारक है। तो यहाँ पर 2 चीज़ें पूछ रहा है आपसे, एक पूछ रहा है विभक्ति और दूसरा पूछ रहा है कारक यहाँ पे। तो इसमें कारक हो जाएगा संप्रदान कारक और विभक्ति हो जाएगी यहाँ पे चतुर्थी विभक्ति यहाँ पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है, क्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं। तो क्रियाएं होती हैं 2 प्रकार की, एक होती है साकर्मक क्रिया, दूसरी होती है आकर्मक क्रिया, ठीक। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन, क्रिया के कितने पद होते हैं। तो क्रिया के होते हैं 3 पद यहाँ पे। अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पर आता है कि पाठशाला विधि को और किस नाम से जाना जाता है। तो परंपरागत विधि अथवा पंडित प्रणाली के नाम से पाठशाला विधि को जाना जाता है, ठीक है। अगला फिर क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि गणेशाय शब्द को संस्कृत में वाक्य प्रयोग कीजिए, यानी गणेशाय शब्द का संस्कृत में वाक्य प्रयोग हमको करना है। तो यहाँ पे प्रयोग करिए गणेशाय, गणेशाय नमः, ठीक है। तो यह वाक्य प्रयोग हो गया यहाँ पे, ठीक है। इसी तरीके से वाक्य प्रयोग आपको करना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है, अकारांत पुल्लिंग क्या होता है। तो समझिए यहाँ पे, ऐसे पुल्लिंग शब्द जिनके अंत में आ आता है, ठीक है, अकारांत पुल्लिंग कहलाते हैं। ध्यान रखिएगा, उनके अंत में क्या आएगा, आएगा, ठीक है, आएगा। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पर फिर आता है, यानी आ की मात्रा यहाँ पर आती है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पर आता है कि उकारांत पुल्लिंग किसे कहते हैं, 4 उदाहरण दीजिए। तो ऐसे पुल्लिंग जिनके अंत में छोटा ऊ की मात्रा जो होती है वो आती है, उसको उकारांत पुल्लिंग कहते हैं। जैसे गुरु, भानु, साधु, शंभु, विष्णु, ये जो क्या होती हैं, ये उकारांत पुल्लिंग के एग्जाम्पल यहाँ पर होता है। देखिए क्या है, गुरु को देखिए यहाँ पे छोटाऊ की मात्रा लग रही, भानु में देखिए छोटाऊ की मात्रा लग रही। तो यहाँ पर वे शब्द उकारांत पुल्लिंग होते हैं जिनके अंत में छोटाऊ की मात्रा लगती है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पर आता है कि ऋकारांत नपुंसक लिंग किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए यहाँ पे। तो नपुंसक लिंग का बोध कराने वाले ऐसे शब्द जिनके अंत में ऋण आता है उन्हें ऋकारांत नपुंसक लिंग कहते हैं, जैसे कृत, भ्रात, ज्ञात्र आदि, ठीक है। तो यहाँ पे ये मात्रा लगी है, ये वाली, ये किसकी होती है, ऋण की मात्रा यहाँ पर होती है। देखिए अंत में आ रहा नहीं आ रहा। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन होता है कि वचन के भेद बताइए। तो वचन के 3 भेद होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पर आता है कि संस्कृत में भूतकाल के लिए कितने लकार का प्रयोग किया जाता है। तो संस्कृत में भूतकाल के लिए 4 लकारों का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पर आता है, कौन से 2 कारकों को नहीं माना जाता है। तो संबोधन और संबंध कारक जो है इसमें नहीं माना जाता है संस्कृत में, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पर आता है कि वृक्षात पत्राणि पतति में कौन सा कारक तथा विभक्ति है यहाँ पे, ठीक है। तो अपादान कारक, इसमें अपादान कारक में अलगाव के लिए इसका यूज़ किया जाता है। जैसे वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ, वृक्ष से जब पत्ते गिरेंगे, जैसे ये पेड़ यहाँ पर है लगा हुआ, ठीक है, और इससे क्या हो रहा, कोई पत्ती यहाँ पर टूट के गिर रही है, ठीक है, गिर गई। तो ये ज़मीन में जब गिरी तो क्या हुआ, बिल्कुल इससे अलग होके गिरी नहीं गिरी यहाँ पे। तो इसमें क्या होगा, इसमें अपादान कारक का यूज़ होगा। और अपादान कारक क्या होता है, ये अलगाव की स्थिति यानी बिल्कुल अलग की स्थिति दर्शाती है, ठीक। और विभक्ति इसमें दोस्तों कौन सी हो जाएगी, पंचमी विभक्ति हो जाती है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पर आता है कि अक्षण काणा, आँख का काणा में कौन सी विभक्ति तथा कारक है। तो उक्त कथन में करण कारक और तृतीय विभक्ति यहाँ पर है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पर आता है कि अधिकरण कारक का संबंध किस विभक्ति से है। तो इसका दोस्तों अधिकरण कारक का जो संबंध होगा ये हो जाएगा सप्तमी विभक्ति से यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पर आता है कि अश्वात पद्धति में कौन सा कारक है। तो इसमें अपादान कारक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पर आता है, धेनो या धेनुवः शब्द में कौन सी विभक्ति और वचन है। तो धेनो या धेनुवः शब्द में सप्तमी विभक्ति एक वचन यहाँ पर है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पर फिर आता है कि बधुआ शब्द में कौन सी विभक्ति और वचन है। तो बधुआ शब्द में प्रथमा विभक्ति और बहुवचन यहाँ पर है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पर आता है कि रमात और रामास्य शब्द में विभक्ति और वचन बताइए। तो रमात और रामास्य शब्द में विभक्ति और वचन हो जाएगा। रमात में हो जाएगा पंचमी विभक्ति एक वचन और रामस्य में हो जाएगा षष्ठी विभक्ति एक वचन, ठीक। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पर आता है कि बालिकाभ्याम और बालिकायाम शब्द में विभक्ति और वचन क्या है। तो बालिकाभ्याम और बालिकायाम शब्द में विभक्ति और वचन यहाँ पर हैं, उनको देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर बालिकाभ्याम में पंचमी विभक्ति हो जाएगा द्विवचन और बालिकायाम में हो जाएगा सप्तमी विभक्ति
एक वचन। ठीक, उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पर आता है, ना शब्द में विभक्ति और वचन बताइए। तो ये जो ना शब्द है इसमें चतुर्थी और षष्ठी विभक्ति बहुवचन यहाँ पर हो जाएगा। ठीक, उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पर आता है कि मात्रनाम शब्दों में विभक्ति और वचन बताइए। तो यहाँ पर जो मात्रनाम शब्द है इसमें विभक्ति हो जाएगी षष्ठी विभक्ति, बहुवचन हो जाएगा इसमें। ठीक है, वचन कौन सा हो जाएगा दोस्तों, बहुवचन हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पर आता है कि गुरु शब्द में विभक्ति और वचन बताइए। तो गुरु शब्द में विभक्ति हो जाएगी सप्तमी विभक्ति और वचन हो जाएगा दोस्तों एक वचन यहाँ पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों फिर आता है कि सप्तमी विभक्ति में कौन सा कारक होता है। तो सप्तमी विभक्ति में कारक होता है यहाँ पे अधिकरण। ठीक, उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि द्वितीय विभक्ति में कौन सा कारक होता है। तो कारक होता है कर्म यहाँ पे। अगला क्वेश्चन दोस्तों फिर यहाँ पर आता है कि तृतीय विभक्ति में कौन सा कारक होता है। तो इसमें कारक होता है से। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पर आता है कि सामान्य रूप से विभक्तियाँ कितने प्रकार की होती हैं। तो सामान्य रूप से विभक्तियाँ होती हैं दो प्रकार की, एक होती हैं कारक विभक्ति, दूसरी होती हैं उपपद विभक्ति। ठीक, उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पर आता है कि संस्कृत में सर्वनाम की परिभाषा दीजिए। तो सर्वनाम की परिभाषा हमें देना है। ठीक है, पहले हिंदी में देखते हैं कि सब तरह के नामों को सर्वनाम कहते हैं, यानी जो संज्ञा के स्थान पर यूज़ की जाए या जो बोली जाती हैं। ठीक है, तो उनको क्या कहते हैं, उसको सर्वनाम कहते हैं। संस्कृत में क्या होगा, सर्वंसा नामा या सर्वदीनी सर्वनामिनी, यानी सब तरह के नामों को क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पर आता है कि संस्कृत में सर्वनाम शब्द लगभग कितने होते हैं। तो संस्कृत में जो सर्वनाम शब्द हैं वो लगभग होते हैं 35 यानी 35 होते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि जल शब्द के पंचमी विभक्ति के रूप लिखिए। तो यहाँ पर दोस्तों जल शब्द का पंचमी विभक्ति में क्रमशः रूप हो जाएगा जलात, जलाभ्याम और जलभिया। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पर आता है धातु रूप कितने प्रकार के होते हैं। तो धातु रूप होते हैं 3 प्रकार के। अगला क्वेश्चन यहाँ पर फिर आता है कि अहम पश्यामि का अर्थ लिखिए यहाँ पे। तो अहम पश्यामि का अर्थ हो जाएगा मैं देखता हूँ। तो दोस्तों ये इस तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में अति लघु उत्तरी आते हैं। तो आप लोग दोस्तों इनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अच्छे से इनको अच्छे से जितना अच्छा हो सके उनको उतने अच्छे से तैयार कर लीजिए। ठीक, उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पर आता है पट धातु लट लकार उत्तम पुरुष के 3 वचनों के रूप लिखिए। तो यहाँ पे पट धातु लट लकार उत्तम पुरुष के 3 वचनों के रूप क्रमशः क्या हो जाएंगे, पठामी हो जाएगा, पठावा हो जाएगा और पठामा होता है। ठीक, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में फिलहाल हम लोग यहीं तक इतना ही क्वेश्चनों को कवर करेंगे। बाकी जो इसके बचे हुए क्वेश्चन हैं उनको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों यहाँ से जो भी बताए जा रहे हैं पॉइंट वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गए। दोस्तों जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल सुहेल अकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुँचे। दोस्तों वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों अपना ख्याल रखिए और अपनी स्टडी को कंटिन्यू जारी रखिए।